क्या हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी हमारे गोदी मीडिया की तरह बिकाऊ हैं? यानी जो पार्टी उन्हें ज्यादा पैसे देगी वो उसके इशारों पर नाचेंगे। क्या यह हालत हो गई हमारे देश में आज पॉलिटिक्स की? नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कर्नाटका और गोवा में चल रहे पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। आइए देखते हैं पहले कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और उसके बाद देखते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर इससे क्या असर पड़ता है। कर्नाटका में आज जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों, इसकी शुरुआत पिछले साल विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हुई थी, जब बीजेपी की 104 सीट्स आई थी, कांग्रेस प्लस जेडीएस की मिलाकर 116 बनती थी, मेजॉरिटी मार्क 112 पर था। और उस वक्त दोस्तों जो गेम ऑफ थ्रोन्स चला उसको मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया। बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो बीजेपी कोशिश कर रही थी किसी तरह से वो सरकार बना ले, माइनॉरिटी में रहते हुए, हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए और गवर्नर का मिसयूज करके। जो भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने इस वीडियो में समझा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अगले पूरे एक साल बाद तक हर दूसरे महीने खबर आती रही कि कैसे बीजेपी कोशिश कर रही है कांग्रेस जेडीएस के एमएलएस को खरीदने की। मीडिया ने इसे ऑपरेशन कमल का नाम दिया। फरवरी 2019 में तो कांग्रेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी निकाला, वीडियो पर प्रूफ निकाला कि कैसे बीजेपी के एमपी पकड़े गए जेडीएस के एमएलएस को खरीदते हुए। फाइनली 8 जुलाई 2019 को आप कह सकते हो कि ऑपरेशन कमल शायद सक्सेसफुल हुआ। इस दिन 16 कांग्रेस और जेडीएस के एमएलएज ने रिजाइन कर दिया। अब ऐसे केस में कांग्रेस जेडीएस की स्ट्रेंथ 16 से कम होकर 100 पर हो गई और बीजेपी 104 के साथ मेजॉरिटी वाली पार्टी बन गई यहां पर। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इसमें यह आया कि असेंबली के स्पीकर ने इनकी रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो ये जो एमएलएस थे रिजाइन करना चाह रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए और इन्होंने कहा कि हमें रिजाइन करने दिया जाए जल्दी से जल्दी। और इसके बाद जो हुआ दोस्तों वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। कुछ एमएलएज इनके एक मुंबई के होटल में जाकर रुके, बीजेपी लीडर्स उनके आसपास थे, सराउंड कर लिया था। कोई भी कांग्रेस का लीडर उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने सेम होटल में बुकिंग करी मुंबई में ताकि वो अपने एमएलए से आकर मिल पाए, लेकिन मुंबई पुलिस उस होटल के सामने गई और कांग्रेस के लीडर्स को उस होटल के अंदर घुसने से रोका। और दोस्तों जो होटल में बुकिंग करी गई थी उस बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया उस होटल के द्वारा, ये कहकर कि हमारे होटल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, इसलिए हम आपको इस होटल में बुकिंग नहीं करने दे सकते। तो पूरी कोशिश की गई कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अपने उन एमएलए से ना मिल पाए जो रिजाइन करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला लिया कि इस पूरी सिचुएशन पे स्टेटस को मेंटेन रहेगा 16 जुलाई तक। यानी स्पीकर को इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है 16 जुलाई तक कम से कम। अब सिचुएशन यह है दोस्तों, जितना टाइम यहां पे कांग्रेस और जेडीएस को मिल पाता है, जितना वो अपने एमएलए से बातचीत कर पाते हैं, वो उन्हें उतना कन्विंस कर पाएंगे कि रिजाइन मत करो। अब ये किस तरह से कन्विंस करेंगे आप समझ ही सकते हैं। आप जिस तरह से वो एमएलए कन्विंस हुए होंगे रिजाइन करने के लिए, उसी तरह से ही अब ये एमएलएस को कन्विंस किया जाएगा कि रिजाइन मत करो। अब मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर पैसे खिलाए जा रहे हैं रिजाइन करने के लिए और पैसे खिलाए जा रहे हैं ना रिजाइन करने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये कोई बेवकूफी इंसान होगा जो सोचेगा कि यहाँ पर पैसे की कोई अदला बदली नहीं हो रही है इस पूरी सिचुएशन में। और पैसों की बात करते हुए यहाँ पर मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि कितने कर्नाटका के एमएलए करोड़पति हैं। 97% लोग करोड़पति हैं पहले से। कांग्रेस में 99% एमएलएस करोड़पति हैं, 98% एमएलएस बीजेपी में करोड़पति हैं और 95% एमएलएस जेडीएस में करोड़पति हैं। ये एक एडीआर की रिपोर्ट ने पता लगाया। तो इन करोड़पति एमएलएस को खरीदने के लिए आपको क्या लगता है 100 करोड़ रुपए से कम में कोई बात भी करेगा? इन्हें 1 करोड़ रुपए में तो कोई खरीदा नहीं जा सकता। 14 जुलाई को बीजेपी के येडियुरप्पा ने चैलेंज किया कुमारस्वामी को कि वो जल्दी से जल्दी एक ट्रस्ट वोट करें असेंबली में। ट्रस्ट वोट होता है दोस्तों कि सारे एमएलए वोट करेंगे और बताएंगे कि वो किस पार्टी के पक्ष में है, वो सरकार इस सरकार के सपोर्ट में है या नहीं है इस सरकार के सपोर्ट में। और रिस्पॉन्स में कुमारस्वामी ने कहा कि वो जल्दी से जल्दी करेंगे एक ट्रस्ट वोट। लेटेस्ट अपडेट आया दोस्तों कि ट्रस्ट वोट अब थर्सडे यानी 18 जुलाई को होगा। कर्नाटका इकलौती स्टेट नहीं है जहां पे ये सब होने लग रहा है। एज अ फन फैक्ट मैं आपको इस ऑपरेशन कमल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना चाहूंगा पिछले कुछ सालों का। 2016 उत्तराखंड 9 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, सरकार गिर गई, प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने इस प्रेसिडेंट्स रूल को हटवा दिया था। 2016 अरुणाचल प्रदेश 43 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, सरकार गिर गई। 2017 मणिपुर 8 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, कांग्रेस अब एक वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही इसके बाद। 2017 त्रिपुरा 6 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, अगली इलेक्शंस में कांग्रेस को 0 सीट्स मिली।
2019 आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी पार्टी है उसके 6 राज्यसभा एमपीज हैं, 6 में से 4 राज्यसभा एमपीज ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी। 2019 गुजरात, 5 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, 2 को मिनिस्टर्स बना दिया गया। अब यहां पे दोस्तों आप मिनिस्टर्स को एक रिवॉर्ड की तरह समझिए, क्योंकि एक नॉर्मल एमएलए के कंपैरिजन में मिनिस्टर्स की ज्यादा सैलरी है तो ज्यादा पैसा है। 2019 गोवा, 10 कांग्रेस के एमएलए ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, 5 को खबर में आ रहा है कि 5 को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। यहां पर कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी गोवा में, अब नहीं रहेगी वो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। बीजेपी के मुकुल रॉय ने 2 दिन पहले कहा था कि 107 एमएलए टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी से जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सोचकर देखिए 107 एमएलए। तो जहां पर हमारा देश धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त बनता जा रहा है, वहीं पर बीजेपी कांग्रेस युक्त बनती जा रही है। बीजेपी खुद ही कांग्रेस ही बनती जा रही है। ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस ने अपने जमाने में बहुत किया है। कांग्रेस के टाइम पे आज से 30-40 साल पहले कांग्रेस भी यही किया करती थी, बाकी पार्टी के लोगों को पोच कर लेती थी। तो जो कांग्रेस किया करती थी वही बीजेपी आज एक बड़े स्केल पर करने लग रही है, जिसे देखकर लगता है कि कहीं हमारा देश 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। अब एक के बाद एक हर स्टेट में ये होते हुए देखकर एक आम आदमी के दिल में सवाल ये उठेगा कि वोट करने का अब क्या फायदा बचा। अब किसी को भी वोट डाल दो, कल को जो पार्टी उसे ज्यादा पैसे देगी वो पॉलिटिशियन उस पार्टी में चले जाएगा। उस पॉलिटिशियन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई खुद की बिलीफ नहीं है, कोई उसे प्रोमिसेस से मतलब नहीं है जो उसकी पार्टी ने किए हैं लोगों के लिए। बस जहां पे ज्यादा पैसे दिखेंगे वो उस पार्टी की तरफ चले जाएगा। और ये किसी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो भी ये समझ ले कि कल को ये और पार्टी आएगी फ्यूचर में जिसके पास और ज्यादा पैसे होंगे, तो ये सारे लोग जो आज बीजेपी में गए हैं ये सारे लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे अगर उन्हें वहां पे ज्यादा पैसे दिखेंगे। तो अगला सवाल ये उठता है यहां पर कि ब्लेम किसे किया जाना चाहिए, किसकी गलती है ऐसा। आप इसे एक नॉर्मल सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हो। एक आदमी ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है, तो क्या रिश्वत देने वाले की गलती है या रिश्वत लेने वाले की गलती है? यहां पर यह मैं आप पर छोड़ता हूं, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी क्या राय है इसमें। पॉलिटिशियंस पार्टी में इतनी अदला बदली ना करें, इसके लिए ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्ट करता है दोस्तों। इसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ को बनाया गया था 1985 में राजीव गांधी सरकार के अंदर, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी ऐसी अदला बदली हुआ करती थी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक हरियाणा का एमएलए 1967 में, जिसने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। उस एमएलए का नाम था गया लाल। तो इसमें एक फ्रेज बना दिया गया था, आया राम गया राम। उस पर मजाक उड़ाया जाता था इसके रिगार्डिंग। एंटी डिफेक्शन लॉ में डिफेक्शन को 2 तरीकों से डिफाइन किया गया है। पहला है कि एक पार्टी का एमएलए वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देता है उस पार्टी की। अब वॉलंटरली मेंबरशिप गिव अप करने का मतलब रिजाइन करना नहीं होता। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। इसमें काफी सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस बात को लेकर कि एग्जैक्टली इस फ्रेज का मतलब क्या है। और दूसरा जो केस है उसका मतलब समझना आसान है कि जो पार्टी कहती है वैसा ही उसके एमएलए को करना पड़ेगा। अगर पार्टी के ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस बिल को लेकर तुम्हें हाँ या ना वोट देना है, तो जैसा पार्टी कहती है वैसे ही उस एमएलए को वोट देना पड़ेगा। इसे कहते हैं विप ऑफ द पार्टी। तो अगर एक एमएलए ने डिफेक्शन किया, इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एक्सेप्शन है दोस्तों। अगर 2/3 ऑफ एमएलए एक हाउस में 2/3 एमएलए या उससे ज्यादा साथ में रिजाइन करते हैं या साथ में अपनी पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आएगा। ये करना अलाउड है। इस केस में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता उन्हें। जो मैंने आपको आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल बताया था उसमें यही एक्सेप्शन यूज होती है। आंध्र प्रदेश के केस में 4 राज्यसभा के एमपी से 6 में से, तो ये 2/3 से ज्यादा हो गए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करेगा यहां पर। अरुणाचल प्रदेश में 43 थे, 2/3 से ज्यादा थे, तो फिर से एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करेगा। बाकी सारे केसेस में दोस्तों कहीं ना कहीं लूप होल्स ढूंढे गए हैं इस लॉ में, ताकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई ना करे। और ये जितने भी कांग्रेस के पार्टी मेंबर्स बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, ये सब इस लॉ से कहीं ना कहीं लूप होल्स के थ्रू बच जाए। एक ऐसा ही लूप होल कर्नाटका में भी यूज किया गया कि कर्नाटका में कहा गया कि इन सारे 16 एमएलए ने रिजाइन किया है। इन्होंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, इन्होंने बस रिजाइन किया है। और क्योंकि रेजिग्नेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आता, तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता और ये होना लीगल है। तो जाहिर सी बात है इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर बहुत डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं इस लॉ को स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए और भी पावरफुल बना देना चाहिए, ताकि ये जो डिफेक्शंस हो रहे हैं इन्हें होने से रोका जा सके। कुछ लोग कहते हैं दूसरी तरफ कि इस लॉ को खत्म कर देना चाहिए, पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए। उनकी रीजनिंग ये है कि इस लॉ की वजह से एमएलए अपनी तरह से नहीं सोच पाते हैं।
एमएलए अपनी मर्जी से वोट नहीं कर पाते हैं किसी बिल को लेकर, उन्हें अपनी पार्टी के ऊपर से जो प्रेशर आएगा, जो पार्टी कहेगी उनकी बात सुननी पड़ती है। अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस लॉ के तहत। तो एमएलए का एक इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, इसलिए इस लॉ को खत्म कर देना चाहिए, उनकी ये आर्ग्यूमेंट रहती है। तो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ के। इसके लिए फेवर में आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी जो आप होते हुए देख रहे हैं कर्नाटका में, इन सारी स्टेट्स में इसे होने से रोका जाए, इसलिए इसे और पावरफुल बनाया जाए। तो इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।